हाँ, अब तक हमने पढ़ा कि जो ऑर्स्टेड हैं उनके प्रयोग के अनुसार जो विद्युत धारावाही चालक होता है या ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आपके पास एक शब्द आ रहा है विद्युत धारावाही चालक। चालक और विद्युत धारावाही चालक। चालक यानी यदि आपके पास लोहे का टुकड़ा है तो वो चालक है, और अगर उस लोहे के टुकड़े में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो वो आपका धारावाही चालक बन जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक धारावाही चालक लिया है, ये वास्तव में मतलब परिपथ का हिस्सा है। आप इस स्थिति में आपको ये चालक दिखेगा, लेकिन जब आप इसको पूरी बैटरी के संयोजन के साथ संयोजित करके इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो ये धारावाही चालक है। तो सुविधा के लिए केवल हम इस धारावाही चालक को लेते हैं, और क्योंकि धारावाही चालक को दिखाने के लिए आपको इसमें धारा प्रदर्शित करना आवश्यक है, तो मैंने इसमें धारा प्रदर्शित इस तरह से की। और आप क्योंकि हम यहाँ पर इसको दिखा नहीं सकते हैं, वास्तव में जो ये चालक है ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से खड़ा किया गया है, ऐसे जहाँ पर ये केंद्र है इस तरह से ये चालक खड़ा है। तो धारावाही चालक के द्वारा किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है हम यहाँ पर उसको देखते हैं। तो जो धारावाही चालक है बच्चों, उसके चारों ओर धारा प्रवाहित करने के पश्चात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उस धारावाही चालक को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। जैसे हमने कल दंड चुंबक में देखा था, वहाँ हमको बंद वक्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पर धारावाही चालक के चारों ओर हमको संकेंद्रीय वृत्त प्राप्त होते हैं, और ये संकेंद्रीय वृत्त इस चालक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में एक सदिश राशि है। सदिश राशि यानी उसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा आवश्यक है। तो धारावाही चालक ने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, हम उसकी दिशा निर्धारित कैसे करेंगे? तो इसकी दिशा निर्धारित करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक नियम है, उसे कहा जाता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या कॉर्क स्क्रू नियम। तो ये मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक हैं। इसको समझने के लिए बच्चों दक्षिण हस्त यानी आपका दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम, ये अगर आप अपने दाएं हाथ को इस तरह से रखते हैं, बाकी उंगलियां आपकी इस तरह से बंद हैं और अंगूठा आपका इस तरह से अलग, उंगलियों के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए आप इसको रखते हैं ऐसे। तो जो आपका अंगूठा है ये धारा की दिशा को बताता है, और जिधर को आपकी उंगलियां यूं बंद हो रही हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताता है, और आपके उंगलियों के बंद होने की दिशा आपके उस धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाते हैं। आपकी उंगलियां और आपके अंगूठे के बीच इस तरह से 90 अंश का कोण बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेरा धारावाही चालक है, यानी मैंने आपसे कहा था आपको इस तरह से इसकी कल्पना करनी है। ये आपका धारावाही चालक है और इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब मैंने अपना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जब मैं लगाती हूँ, दायां हाथ मैंने इस तरह से रखा, तो जो यहाँ पर धारावाही चालक रखा गया है वो इस तरह से है, और धारा का प्रवाह ऊपर को है, जहाँ को मेरा अंगूठा ऊपर को दिशा दिखा रहा है। तो इस धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र देखिए, मेरी उंगलियां इधर को बंद हो रही हैं, तो जिधर को मेरी उंगलियां बंद हो रही हैं वो इस धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप इन संकेंद्रीय वृत्तों की दिशा निर्धारित कर सकते हैं उंगलियों के बंद होने की दिशा में। तो जब हम इसकी दिशा निर्धारित करते हैं तो ये इस तरह से आता है, मेरी उंगलियां इस तरह से बंद हो रही हैं। अब क्योंकि ये बंद संकेंद्रीय वृत्त हैं या बंद पथ है इनका, तो यहाँ इस तरह से जब ये दिशा निर्धारित होता है तो इस तरह से ये यहाँ से आप इसको ऊपर को निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर धारावाही चालक के लिए जब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करते हैं तो आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का ध्यान देना है, और धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक को केंद्र मानते हुए खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त है। अब आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का फिर उपयोग करके देखिए, माना आपके पास अगर मैं इस चालक में धारा की दिशा को उलट दूं, अभी ये धारा हमारी ऊपर की ओर है, और यदि मैं इस धारावाही चालक में धारा की दिशा को इस तरह से उलट दूं तो इसमें आप देखिए धारा की दिशा नीचे को हो गई, ऐसे इस कागज के पृष्ठ से नीचे को। तो फिर से जो दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम है मैं इस तरह से करती हूँ, लेकिन पहले मुझे धारा की दिशा दिखानी है, तो इसमें मेरा अंगूठा इस तरह से नीचे को जाएगा, ये आपकी धारा की दिशा हो गई, और मेरी उंगलियां इस तरह से बंद हो रही हैं। तो जब मैं इसका चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित करूंगी,
उंगलियों के बंद होने की दिशा में इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा आ जाएगी, और जो क्षेत्र है वो फिर से इसके संकेंद्रीय वृत्त होंगे इस तरह से। लेकिन आप उसकी दिशा निर्धारित करेंगे ऐसे, मेरी उंगलियां ऐसे बंद हो रही हैं। तो ये धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम कार्य करता है। इसके बाद आपके पास आता है बच्चों धारावाही लूप। लूप यानी ये चालक है, ये सीधा है। लूप यानी इस तरह की आकृति का निर्माण करना, यह आपका लूप है। जो ये आकृति बन रही है ये आपका लूप बन जाता है। और लूप का चुंबकीय क्षेत्र हम किस तरह से निर्धारित करते हैं, तो जो वास्तव में अब इसको धारावाही आपको दिखाना है तो आप इसमें विद्युत धारा की दिशा को इस तरह से दिखाते हैं। ये आपका धारावाही लूप बन गया। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ठीक धारावाही चालक के जैसा ही है और इस पर भी वही नियम काम करता है, दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम। तो इसमें देखिए हम धारावाही जो लूप होता है उसके किसी भी बिंदु पर हम उसके चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। हमने ये इस तरह से दो विपरीत बिंदु लिए हैं। यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो इस तरह से, जो मेरा लूप है वो फिर से पृष्ठ के तल के लंबवत रखा गया है। तो यहाँ पर जो ये चालक है ये इस तरह से, इसकी धारा की दिशा ऊपर की ओर है, जबकि यहाँ पर जब ये लूप इस तरह से घूम करके आता है तो इसकी धारा की दिशा आपकी इस तरह से नीचे की ओर हो जाती है। जिधर को पेंसिल की नोक है वो धारा की दिशा आपकी दिखा रही है। तो फिर से आप दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने आपसे कहा कि धारा की दिशा ऐसे ऊपर की ओर है। आप दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग कीजिए फिर से इस तरह से, धारा की दिशा ऊपर की ओर है और मेरी उंगलियां इस तरह से बंद हो रही हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी इस तरह से आ जाएगी। इन संकेंद्रीय वृत्तों के में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है। और जब हम इस तरफ आते हैं धारावाही लूप के, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि धारा की दिशा इस तरह से नीचे है। तो ये यहाँ पर फिर से दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम, धारा की दिशा नीचे है और मेरी उंगलियां इस तरह से बंद हो रही हैं। तो उंगलियों के बंद होने की दिशा में मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। तो लूप के इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी इस तरह से हो जाती है। तो लूप वास्तव में दो ऐसे धारावाही चालकों की तरह उसका चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जिसमें विद्युत धारा की दिशा आपकी विपरीत हो जाती है। और जैसे जैसे बच्चों हम इस धारावाही लूप के केंद्र की तरफ आते हैं, क्योंकि वृत्तों का आकार बड़ा होते चले जाता है, तो धारावाही लूप के केंद्र पर ये रेखाएं लगभग इस तरह से समांतर हो जाती हैं, क्योंकि वृत्तों का आकार आपका बड़ा हो गया। और जो इस धारावाही लूप के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये जहाँ पर धारावाही चालक का केंद्र है, इन संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है, यहाँ पर ये सबसे प्रबल है। और जैसे जैसे आप लूप के केंद्र की तरफ आते हैं ये उतना दुर्बल होते चले जाता है। लूप के केंद्र पर उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक दुर्बल होता है। तो इस तरह से धारावाही चालक और लूप के लिए आपका दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम है या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू नियम है, जिसमें आपको जब आप उसको नियम के रूप में लिखेंगे आप लिखेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस तरह से रखें कि हमारे अंगूठे और उंगलियों के बीच 90 अंश का कोण बने या वे एक दूसरे के लंबवत रहें और हमारा अंगूठा धारा की दिशा को दिखाए, तो जिधर को हमारी उंगलियां बंद होती हैं ये उस धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपके पास है बच्चों परिनालिका। और ये कल हमने दंड चुंबक पढ़ा है, तो दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। आप इसका चित्र ठीक से बनाने का प्रयास करेंगे। उसका चित्र इस तरह से है और इसमें मैंने आपसे कहा था कि चुंबक के बाहर N2S डायरेक्शन में इस तरह से उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसको आप दिशा भी निर्धारित करेंगे, N से जा रहा है और S की ओर आ रहा है। तो ये क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमारे पास है बच्चों परिनालिका। परिनालिका का मतलब होता है एक तार को इस तरह से मोड़ दिया जाता है कि वो स्प्रिंग के रूप में आ जाता है। स्प्रिंग्स आपने देखी हैं, जैसे ये आपकी स्प्रिंग है, तो ये आपकी एक परिनालिका है। स्प्रिंग के ये दोनों कोने आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ये चालक तार होता है आपका, और दोनों तरफ से इसको परिपथ से जोड़ करके, जैसे हमने यहाँ पे चित्र में जोड़ा है, इस तरह से बैटरी से जोड़ करके इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो ये परिनालिका कहलाती है। और परिनालिका के निर्माण के लिए अधिकांश कॉपर वायर का यूज किया जाता है।
ये हमारी परिनालिका हो जाती है। अब इस परिनालिका में जैसे ही आप धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण इसके दोनों सिरों के आधार पर जो विद्युत धारा की दिशा होती है, इस सिरे पे आप देखिए जो ये स्प्रिंग इस तरह से आपका घूम रहा है, आप ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर आप देखिए ये स्प्रिंग आपका ऐसे घूम रहा है, तो दोनों सिरों पर धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है और इसी धारा की दिशा के आधार पर इसमें इसके ध्रुवों का निर्धारण किया जाता है। जैसे दंड चुंबक में आपके दो ध्रुव हैं N और S, वैसे ही परिनालिका में भी धारा की दिशा के आधार पर एक सिरा इसका नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा सिरा इसका साउथ पोल बन जाता है और ये विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। और परिनालिका का चुंबक के रूप में व्यवहार ठीक वैसे ही होता है जैसे छड़ चुंबक का होता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी ठीक छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की ही तरह होता है। जो वक्र आपको प्राप्त होते हैं उनकी दिशा इस तरह से N to S होती है। जब आप इसकी बल रेखाएं खींचते हैं तो ठीक छड़ चुंबक की तरह N to S आती है। और परिनालिका के अंदर यदि आप दिक् सुई को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए चले जाएं तो ये बिल्कुल समांतर रेखाएं आती है जैसे हमने दंड चुंबक में देखी थी। तो परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक की तरह होता है और छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तरह ही इसकी बल रेखाएं भी खींची जाती हैं। यदि आप यहाँ पर दंड चुंबक की जगह पे ये परिनालिका रख दें तो चारों तरफ इसी तरह का चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त हो जाता है। परिनालिका का मुख्य प्रयोग बच्चों कृत्रिम चुंबक बनाने में है, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और वर्तमान में आप देखिए चुंबकों का बहुत बड़ा उपयोग है। आपके मोबाइल में, आपके टीवी में, आपकी जो बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं या जो कबाड़ से आपका लोहे, निकिल और कोबाल्ट की चीज़ों को अलग करने में होती हैं, वहाँ आपके चुंबक लगे हुए होते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में आपको प्राकृतिक चुंबक प्राप्त नहीं होता है। ये परिनालिका के द्वारा कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है। इस परिनालिका के अंदर जब नरम लोहे की छड़ रखी जाती है, क्योंकि परिनालिका अंदर से इस तरह से खोखली है आपकी, यहाँ अंदर नरम लोहे की छड़ डाल दी जाती है पूरी, और इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका क्योंकि चुंबक बन जाती है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण अंदर रखे हुए नरम लोहे की छड़ भी चुंबक बन जाती है। और परिनालिका की मदद से स्थायी और अस्थायी चुंबक दोनों प्रकार के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक यानी जो परिनालिका से बाहर निकाले जाने पर भी चुंबक की तरह कार्य करते हैं, और अस्थायी चुंबक यानी जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है वो चुंबक का काम करता है, और जैसे ही धारा प्रवाह रोक दिया जाता है वैसे ही वो चुंबक का कार्य करना बंद कर देता है।